हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद एक्सपेरिमेंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं बाल विकास के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं हैं। इस वाक्य को पूरा करना है। हमें सूचित करती है कि बच्चे की अक्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की होती है, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है। थर्ड ऑप्शन है अपना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है। फोर्थ ऑप्शन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। क्या कहा गया है कि बच्चों की जो गलतियां और भ्रांत धारणाएं हैं उनके लिए कौन सा ऑप्शन सही बन रहा है हमारे, तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है। जो गलतियां या भ्रांत धारणाएं होती है बच्चों से होती रहती है और अधिगम में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बच्चों के लिए नहीं बल्कि हम जैसे बड़ों के लिए भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि अधिगम प्रक्रिया हमारे निरंतर लाइफ में चलती रहती है और गलतियों के साथ साथ हम अपने लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो गलतियां क्या करती है, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, संरचनात्मक ढांचे में बच्चों को किस रूप में देखा जा सकता है। क्या कहा गया है कि संरचनात्मक ढांचा है उसमें बच्चों को हम किस रूप में देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अपना, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। दूसरा है लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान, संवेग में वयस्क की तुलना में कम है। थर्ड ऑप्शन है कोरी पट्टियां खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जा सकता है। एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है। अब इसमें क्या कहा गया है, संरचनात्मक ढांचे में बच्चों को हम किस रूप में डालेंगे, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा बन रहा है, एक समस्या समाधान करने वाला। मतलब एक बच्चे को ऐसा बनाना है मैं उसके साथ कोई भी सामने कोई भी समस्या है उसका आसानी से वो समाधान कर सके और उसके को विचार हो वो वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में हो। मतलब हर चीज़ के पीछे वो अपना लॉजिक क्रिएट करे, ऐसा बच्चा बनाना है हमें, ऐसे बच्चे के रूप में देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अपने कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। फ्रेंड्स, इसमें हमारे सीटेट एग्जाम में हमें ना 4 ऑप्शन होंगे, वो बिल्कुल सेम मिलेंगे, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा उसी ऑप्शन को टिक करना जो ज़्यादा पॉजिटिव वे में हो। मतलब हमें ये बात दिमाग में बिठानी है, सीटेट एग्जाम में हमें उसी ऑप्शन को टिक करना है जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हो। इसमें नेगेटिव ऑप्शन को हम कभी चूज नहीं करेंगे। अब इसमें क्या कहा गया कि सहयोगात्मक अधिगम है। सहयोगात्मक मतलब जो सहयोग से चलता हो। और शिक्षक की क्या भूमिका होती है, उस समूह के सहयोग करना जिसमें होनहार और प्रतिभाशाली बच्चे हो। तो इसमें कहीं ना कहीं एक नेगेटिव थॉट दिखाई गई है कि सिर्फ प्रतिभाशाली बच्चों को ही सहयोग कर सकते हैं, हम जिसमें प्रतिभा नहीं है उन बच्चों को सहयोग नहीं कर सकते। एक मूक दर्शन होना और बच्चों को जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना। इसमें क्या कहा गया कि टीचर सिर्फ एक मूक दर्शन की तरह होगा। फिर इसमें तो टीचर की शिक्षक की भूमिका ही नहीं दिखाई देगी, भी वो प्रेजेंट है भी या नहीं। थर्ड ऑप्शन है कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को सेम कार्य कर देना। ये थर्ड और सेकंड और थर्ड तो सेम ही होगा, चाहे कक्षा से चले जाएं या फिर कक्षा में प्रेजेंट होकर भी मूक दर्शन की तरह बैठे रहे या सो रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोर्थ ऑप्शन है सहयोगात्मक होना, प्रत्येक समूह की निगरानी रखना। तो इसमें सहयोगात्मक अधिगम में हमारा सहयोगात्मक होना होगा क्योंकि सहयोग देना होगा और प्रत्येक समूह की निगरानी रखना होगा कि मतलब शिक्षक की देख रेख में प्रत्येक समूह कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक अक्षमताओं का मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है। ऑप्शन है अपने, अनुकूलन एवं संगठन, पुरस्कार एवं दंड, सामाजिक पारस्परिक क्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। तो अब हमारा यहाँ पे नाम क्या आया हुआ है, लेव वाइगोत्स्की। हमें ये नाम है ना जो साइंटिस्ट के या फिर नाम दिए गए होंगे उनके नाम को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि उन्हीं के आधार पर हमें ऑप्शन टिक करने हैं।
अब इसमें हमें लेव वाइगोत्स्की नाम दिया गया है और उनकी मानसिक अस्मिताओं के मुख्य रूप किसके द्वारा उत्तक संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है। तो लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक जो विकास सिद्धांत है वो किस नाम से जाना जाता है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास के नाम से जाना जाता है। तो हमें यहाँ पर सामाजिक नाम कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन थर्ड में हमें सामाजिक पारस्परिक क्रिया नाम दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड इसका सही आंसर होगा, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक जो विकास है वो सामाजिक सांस्कृतिक विकास के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? क्या कहा गया है कि विकास और अधिगम के बीच में जो सही संबंध बताता है या फिर सही रूप से सूचित करता है वह कौन सा है कथन है? देखते हैं हम ऑप्शन। विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा गया है? जो विकास और अधिगम है वो एक दूसरे से संबंधित है और एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। सेकंड ऑप्शन है विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। तो इसमें हमारे यहाँ पे नहीं नाम आ गया, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कहीं ना कहीं विकास और अधिगम एक दूसरे से संबंधित है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। ये थोड़ा सोचने वाला है ऑप्शन। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। अब हमारे पास तीन ऑप्शन है, इनमें से हमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा वही चूज करना होगा। तो इसमें क्या है कि विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं, क्योंकि इसमें ये दिया गया है। इसमें तो बिना आ गया तो ये तो नहीं हो सकता कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो इसको भी हमने एलिमिनेट कर दिया। अब ये देखते हैं अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, तो इसमें ये दोनों का कंपेयर कर दिया। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध दिखाया गया है। तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे। विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव से सही अर्थ निकालने में व्यवस्थित तरीके को कहा जाता है। क्या कहा गया है कि जो अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है? एक ही नाम होगा, ये एक फैक्ट है, आपको ये अच्छे से याद करना है कि अनुभव से सही अर्थ को निकालने के व्यवस्थित तरीकों को पियाजे के अनुसार क्या कहा जाता है? मानसिक मैप, मानसिक उपकरण, स्कीमा या प्रतिमान। ये आपको याद रखना है। इसका आंसर आएगा थर्ड, स्कीमा। क्या कहा जाता है? पियाजे के अनुसार अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है? स्कीमा। स्कीमा नाम आएगा तो आपको क्या सोचना है कि जो हम अनुभव से अर्थ निकालते हैं किसी चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक उचित प्रश्न या सुझाव द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है या सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को। एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है या सकता है। लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? बुद्धि को, समीप या निकृष्ट विकास क्षेत्र को, सम्य धारणा को, संरक्षण को। इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? हमारा ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। हमारा समीप और निकृष्ट विकास क्षेत्र ही किसी बच्चे को या पर्सन के सुझाव को, समझ को उसको बहुत आगे तक ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाचार पत्रों से कहानियों एवं कर्तनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? क्या कहा गया है कि जब हम समाचार पत्रों में कुछ ऐसी न्यूज को काट के अलग कर लेंगे जिसमें महिला और पुरुष के बारे में अलग अलग कथन दिए गए हैं, यह परंपरागत भूमिकाओं को चित्रित करता है, जो मतलब गैर परंपरागत पीछे से चली आ रही है उनको। तो इसमें लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए या लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए, लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए या रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा?
हम कर्तन क्यों इकट्ठे कर रहे हैं, किस मकसद से कर रहे हैं? क्या हमें जेंडर पक्षपात को बढ़ाना है? बिल्कुल नहीं है, हमें तो विकास करना है, स्थिरता को बढ़ाना है, लैंगिक जेंडर की स्थिरता को भी जैसा है वैसे रहने देना नहीं, हमें उसमें सुधार करना है। रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं का प्रोत्साहन देने के लिए ये भी बिल्कुल नहीं, हम एजुकेटेड जनरेशन है, हमें हर चीज को बदलना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, समझाने के लिए या फिर जागरूक करने के लिए हम उन अखबार के कर्तनों को अलग करेंगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहल वर्ग के नैतिक तरक्की अवस्था को पहचानिए। किसका नाम दिया गया है? कोहल वर्ग की। फ्रेंड्स, ये हमें नाम जरूर याद रखने हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं उनके अलग अलग फैक्ट है, उनके नाम के अनुसार हमें ऑप्शन को चूज करना, आपको ये एग्जाम में जरूर ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जा सकता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। क्या कहा गया है कि अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते को ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो इसमें के ऑप्शन कौन कौन से होंगे? सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संपूर्ण मानवता नाम आ गया, मतलब पूरी मानवता को लिया गया है, तो इसमें हम सार्वभौम ले सकते हैं, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? अब क्या कौन से दिया गया है मूर्त संक्रियात्मकता? फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको ये छोटे छोटे फैक्ट है ना, ये याद रखने हैं। कहीं पर अगर आपने यहाँ पर अमूर्त पढ़ लिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इन छोटे छोटे फैक्ट्स को या छोटे छोटे वर्ड को आपको पूरी तरह से हाईलाइट रखना अपने माइंड में। यहाँ पे क्या पूछा गया है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब हम इसी के बेस पर अपना आंसर देंगे। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, कौन से वर्ष तक होती है? 7 से लेकर 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों में होती है, वह आएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन देखते हैं, द्वितीयक वर्तुल प्रक्रियाएं, संजीवात्मक चिंतन, सुरक्षित रखने की योग्यता या परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। अब कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुरक्षित रखने की योग्यता किसमें आएगी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक में और कौन कौन सी आती है इसमें कौशल? एक अह केंद्रित होता है, इसमें बालक अह केंद्रित होता है और व्याख्या या स्पष्टीकरण की योग्यता रखता है। वो सुरक्षित रखने की योग्यता इसमें आएगी जो ऑप्शन में दिया गया है। क्रमबद्धता निर्मित करने की योग्यता रखता है, रूपांतरण व वर्गीकरण इत्यादि की योग्यता रखता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? अब 2 मनोवैज्ञानिक के नाम दिए गए हैं, एक तो जीन पियाजे का, एक लेव वाइगोत्स्की का। अब इन्हीं के अनुसार हमें ऑप्शन को चूज करना है। उन्होंने क्या कहा है? मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? संक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, कौशलों का अर्जन, प्रतिक्रिया का अनुबंधन, निष्क्रिय आवर्ती की प्रक्रिया। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, संक्रिय विनियोजन के अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में, जो जीन पियाजे के। और अर्थ निर्माण का नाम आ जाता है तो इसमें हम ये जीन पियाजे का कौन सा वर्ड यूज करते हैं? स्कीमा। याद रखना है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में हम स्कीमा नाम आपको दिमाग में बिठा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? कौन कौन से कारण हैं जो बच्चों के समाजीकरण, जो उन्हें समाज से मिलाते हैं या फिर सामाजिक होने में हेल्प करते हैं? मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। इसके सही आंसर क्या होंगे? तो हमें पता है मीडिया के द्वारा भी हम सामाजिक होते हैं, मीडिया के द्वारा हमें पता चलता है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, आज
कल तो बहुत सारे सोशल मीडिया का यूज करते हैं। विद्यालय में बच्चा अपने सह उम्र के बच्चों से मिलता है और अपने सीनियर जूनियर से मिलता है, टीचरों से मिलता है, बात करने का तरीका पता चलता है, ये भी बिल्कुल सही है। परिवार, बच्चों के समाजीकरण की पहली नींव ही परिवार से होती है। हमने ये कई बार ये नोटिस किया है अपने दैनिक जीवन में। जिसका जितना ज़्यादा बड़ा परिवार होगा वो बच्चा उतना ही ज़्यादा सामाजिक होगा, और जितना छोटा या न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करता है उस बच्चे को हम ऐसे कई बार ऐसे कहते हैं कि ये सामाजिक नहीं है, ये छोटी फैमिली से बिलोंग करता है, न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करता है, इसको क्या पता समाज का। अब पास पड़ोस से भी बच्चा सामाजिक होता है बहुत ज़्यादा। तो इसके चारों ही ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे, तो इसमें हम ऑप्शन ए को चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे हमारा कौन सी मनोवैज्ञानिक का नाम आया है? हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार। अब हमें इस नाम को याद रख रहे हैं, इसी के अनुसार ऑप्शन को चूज करना है। कौन से मनोवैज्ञानिक का नाम दिया गया? हार्वर्ड गार्डन ने। और कौन से सिद्धांत के बारे में बात हुई है? बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में। निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं कौन कौन सी है? दूसरों के मनोदशा, संभाव, प्रेरणा, अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने में प्रतिक्रिया करने की योग्यता हो गए। हम देखते हैं नैदानिक, अंतर्व्यक्तिगत, प्रकृतिवादी, अंतर्व्यक्तिक। अंतर और अंतर्व्यक्तिक में फर्क है। अंतर मतलब दोनों में डिफरेंस, अंतर मतलब आंतरिक। ये छोटे छोटे ऑप्शन आपको हमेशा अपने ध्यान से देखने हैं फ्रेंड्स। इसी में साइकोलॉजी में बच्चों के मार्क्स कम होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो ऑप्शन ठीक करके आए, लेकिन आंसर के में मिलाते हैं तो उनका आंसर गलत हो जाता है। तो बहुबुद्धि में दूसरों की मनोदशा, संभाव, प्रेरणा। अब दूसरों की हमें मनोदशा, संभाव भी कैसा संभाव है, उसकी कैसी मनोदशा, इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं? तो किसके अंदर आएगा? अंतर व्यक्तिगत के अंदर। अब कई बार हम देखते हैं कि ये अंतर्मुखी है, हमें उसके बारे में क्या पता, वो बोल के तो बता नहीं रहा। ऐसे हम डेली जीवन में फैक्ट को बोलते हैं। जो कम बोलता है या फिर कम अपने हाव भाव के एक्सप्रेशन कम देता है फेस के, तो उसका हमें पता नहीं चलता कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। ऐसे आप ये रिलेट करके डेली के जीवन से अपने ऑप्शन याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? जब हम बच्चों के मूल्यांकन करते हैं तो उनमें से कौन कौन से कारण होने चाहिए? देखते हैं। बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग रखने का नाम देना चाहिए। क्या कहा गया? दोबारा पढ़ लेते हैं। बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग अलग करना और नाम देना। मूल्यांकन करना, क्या यह सही है? मूल्यांकन मतलब हम उसकी जांच करते हैं भी कैसा क्या है। एक तो उस बच्चे का ग्रुप बना दिया जिसने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की, एक उसका जिसने कम उपलब्धि हासिल की, एक जो एवरेज है थोड़ी बहुत कर लेता है, एक वो जो हर बार उपलब्धि हासिल करता है, हर चीज़ में आगे होता है। दूसरा, कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, मतलब जो कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और उनमें सुधार करना। तो ये क्या है? ये ऑप्शन हमारा पॉजिटिव वे में है, जबकि ये कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में जा रहा है हमारा ऑप्शन। समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। हमें समय के साथ अनुसार भी कितना उसने प्रगति की है उसको नोटिस करना। प्रगति कैसे होती है? ग्रेजुअल तरीके से होती है, धीरे धीरे होती जाती है अगर रेगुलर करे तो बच्चा। बच्चों की अस्मिताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक हम उसके अभिभावक या माता पिता से उसके बारे में चर्चा करेंगे तो उसके परिवार में भी उसको सपोर्ट मिलेगा। तो इसमें कौन से ऑप्शन का विकल्प दिए गए हैं, कौन सा सही है कौन सा नहीं है? तो इसमें हम देखेंगे कि पहला ऑप्शन हम गलत रखेंगे, क्योंकि हम बच्चों को अलग अलग ग्रुप नहीं बनाएंगे। अगर अलग अलग बना देंगे तो वो वैसे ही चलते जाएंगे। जो ज़्यादा उपलब्धि हासिल कर रहा है वो तो उपलब्धि हासिल करता जाएगा, और जिस नहीं कर रहा है उसे उसका तरीका ही नहीं पता चलेगा भी जो उपलब्धि हासिल कर रहा है वो कैसे कर रहा है। अगर साथ रहेंगे तो एक दूसरों की कमी अच्छाइयों का पता चलेगा। हमें बच्चों के ग्रुप कभी नहीं बनाने चाहिए। और बाकी सुधार नाम आ गया तो ये हमेशा पॉजिटिव आंसर है, और सीटेट में ज़्यादातर ऑप्शन वही सिलेक्ट होते हैं जो पॉजिटिव वे में हो। तो ये भी सही है, पता लगाना ये भी सही है, और माँ बापों के साथ चर्चा करना ये भी सही है। तो इसमें हम ऑप्शन ये तीनों सही लेंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन दो में तो
वन दिया गया है और इसमें थर्ड को काट दिया, तो फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अनेक दिनों से पता चला है कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, इसका सही विवेचन क्या है? क्या कहा गया है कि हमने एक अध्ययन किया जिसमें यह पता लगाया कि एक स्कूल में जो मेल टीचर है, शिक्षक है, वो ना लड़कों से ज़्यादा मेल मिलाप रखते हैं या फिर संपर्क रखते हैं एज कम्पेयर टू लड़की। तो इसका क्या ऑप्शन सही होगा? कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने बहुत बार नोटिस किया लड़के भी बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं लड़कियों की कंपेयर में। मोस्टली हमने यही ज़्यादा नोटिस किया है कि लड़के ज़्यादा शरारती होते हैं लड़कियों के कंपेयर में। लड़कियों की तुलना में लड़के शैक्षिक क्षमताओं को काफ़ी अधिक होती है, ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने अब डेली लाइफ में देखते हैं कि लड़कियां ज़्यादा प्रतिभाशाली भी होती है, जितने लड़के होते हैं उतनी लड़कियां होती हैं। लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान आवश्यकताएं होती है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। ये कोई ज़रूरी नहीं, लड़कियों को जितनी ज़रूरत लड़कों को होती है उतनी लड़कियों को भी होती है, जितनी लड़कियों को होती है उतनी लड़कों को भी होती है। यह शिक्षण के लिए लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। क्या? क्योंकि ये मतलब जेंडर को निर्धारित करता है, भी ये लड़का है लड़की, ऐसे पक्षपात नहीं करना चाहिए हमें। या फिर हम ये ऐसे कह सकते हैं, हमारे अपने पुराने स्कूलों में देखा है जहाँ पर शिक्षक कम पढ़े लिखे होते थे पहले ऐसे स्कूलों में, या फिर ऐसे कह दो कि जो हमारे टीचर थे वो खुद ऐसे अलग, लड़कों का अलग स्कूल होता था, लड़कियों का अलग होता था, उन्हीं में स्टडी करके आए, तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये भावना थी भी ये लड़की है ये लड़का, उनमें ये बोलने की का कभी डर ही नहीं निकाला गया कि मैं लड़कियों से कैसे बोलूँ, या फिर लड़कों जो फीमेल टीचर होती है उन्हें लड़कों के साथ संपर्क करने में ज़्यादा हिचक होती थी। पहले की स्टडी पैटर्न ही ऐसा था। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे भारत का ये सिस्टम ही बनाया गया था शुरू में, ये लड़का है ये लड़की है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा को बहुत कम महत्व दिया गया। अब धीरे धीरे सीट हमारा भारत डेवलप हो रहा है, ये चीज़ें स्कूलों में बहुत कम देखने को मिल रही है और आगे तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के प्रमुख है बारे में प्रमुख बात है? बृहद प्रेरणा एक रूप मूल्यांकन मानदंड, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम। थर्ड ऑप्शन है प्रत्येक बच्चे की क्षमता संभावना में विश्वास करना। फोर्थ है मानक निर्देश एवं मूल्यांकन। तो इसमें क्या कहा गया, कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? अगर हमें बच्चे को प्रगतिशील शिक्षा बनानी है या फिर बच्चे का सही से विकास करना है, तो हमें प्रत्येक बच्चे की क्षमता और संभावना में विश्वास करना होगा। हमें उसकी क्षमता पर कभी भी अविश्वास पैदा नहीं करना होगा या फिर उस पर शंका नहीं बनानी होगी। हमें उस पर पूरा 100% विश्वास रखना होगा भी ये बच्चा ये काम कर सकता है, तभी वो करेगा। विकास की व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? जब विकास हो रहा है तो व्यक्तिगत मतलब एक सिंगल का, व्यक्तिगत मतलब पर्सनली भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रियाओं पर विचार करना। सेकंड ऑप्शन है वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विशेष शुरुआत देती है। थर्ड है पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। फोर्थ है शरीर एवं मस्तिष्क के परिपक्वन पर विचार करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, क्योंकि वंशागत कौन से होते हैं? अनुवांशिक, जो माता पिता से मिला है हमें, चाहे वो शरीर हो, दिमाग के जीन हो या फिर उसका मेंटल लेवल हो। उसके साथ साथ पर्यावरण कारकों, पर्यावरण या फिर हमारे इन्वायरमेंट, इसमें हमारी खान पान आ सकता है, परिवार का माहौल, आस पड़ोस का माहौल, सब कुछ आता है। एवं उनकी पारस्परिक क्रिया मतलब उनके साथ कैसे विचार है, क्या उनकी क्रियाएं, उसके सारे आएंगे। तो उसके व्यक्तिगत भिन्नता को समझने के लिए प्रमुख कारक माना जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं पूछा गया है में और नहीं में फर्क होता है। ये छोटे छोटे फैक्ट आपको हमेशा याद रखने हैं। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति के जन्म के समय निर्धारित हो जाती है। क्या यह बात सही है कि विकास है ना कि सटीक गति भी, जब हम बच्चा जन्म लेता है तो उसका पहले से पता चल जाता है कि इसका मेंटल लेवल कितना होगा, इसकी हाइट कितनी होगी, इसका शरीर कैसा होगा। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं।
विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। तो हमने देखा व्यक्ति अलग अलग गति करता है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। घर में दो बच्चे होते हैं, एक लड़का है एक लड़की है, फिर दोनों लड़के या दोनों लड़कियां, हमने देखा दोनों के माइंड में फर्क होता है, उनके दिमाग में फर्क होता है, उनके बोलने चालने हर चीज में फर्क होता है। कोई व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, चाहे वो एक माँ के पेट से क्यों ना जन्म ले रखा हो। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ये बात बिल्कुल सही है। विकास क्रमबद्ध होता है, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। हाँ, जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती है, वो 70+ हो जाता है, तो उसकी ब्रेन सेल अपने आप टूटने लगती है, तो वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है और उसको चीज़ों में सीखने में थोड़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है। वो जैसा होता है अपने उन्हीं पॉइंट्स पे अटका रहता है, कुछ एक लोगों को छोड़कर। तब हम ज़्यादातर डेली लाइफ में ऐसे बोलते हैं ये बूढ़ा हो गया, सठिया गया, ऐसे कुछ बोलने में आता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय निर्धारित होती है, क्योंकि ये बात बिल्कुल गलत है। हमारा शारीरिक विकास हमारे इन्वायरमेंट और खान पान पर रहता है। अगर बच्चे के माँ बाप चाहे 6-6 फुट की हाइट के हो, अगर जो बच्चा पैदा हुआ है उसको सही से पोषण नहीं मिलेगा, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो उसकी हाइट उतनी नहीं जा पाएगी जितनी उसके माँ बाप की, 6 फुट तक नहीं जा पाएगा। या फिर मेंटल हेल्थ, उसके इन्वायरमेंट या परिवार के माहौल, स्कूल के वातावरण, सब कुछ पर फर्क पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? अब समावेशी कक्षा कौन सी होती है, आपको ये याद रखना है। समावेशी, समा मतलब सभी, जिसमें सभी होते हैं। मंदबुद्धि बालक भी होते हैं, प्रतिभाशाली बालक भी होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिसे हम विशिष्ट बालक कहते हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन से हैं? विशिष्ट शिक्षा योजना, एक रूप निर्देश, मानकीकृत प्रशिक्षण, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नाम से पता चल रहा है, जहाँ समावेशी आएगी वो उसे हम विशिष्ट शिक्षा भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, विशिष्ट शिक्षा योजना, क्योंकि अलग अलग बच्चों के लिए मंदबुद्धि अलग होती है, अंधे बालकों के लिए अलग होती है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए होती है। ऐसे को सभी को मिलाकर एक समावेशी शिक्षा का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अधिगमकर्ताओं और उनकी प्राथमिक विशेषताओं के संबंध में बिल्कुल सही है? ऑप्शन देखते हैं, अवधारणात्मक कमी अधिगमकर्ता, सृजनात्मक अधिगमकर्ता, अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे, सर्वे शक्तिगढ़ते अधिगमकर्ता, दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते, पठन असमता अधिगमकर्ता, धारा प्रभाव को पढ़ने में लिखने में कमी, सृजनात्मक अधिगमकर्ता, अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे। इसका सही पूछा गया, सही का तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल राइट है, पठन असमता अधिगमकर्ता, धारा प्रवाह को पढ़ने में लिखने की क्षमता में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? नाम याद रखना है हमें, अपसारी। अपसारी कौन सा होता है? एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी। इसके बारे में देखते हैं। अपसारी होता है, ये एक बिंदु है, तो अपसारी से क्या होगा? ये बिंदु मान लो या किसी बच्चे का दिमाग मान लो, ऐसे उसका दिमाग फैलेगा अलग अलग चीज़ों पर, मतलब उसके पास एक चीज़ पर या एक समस्या पर अनेक आइडिया निकलेंगे उसके दिमाग से। वहीं दूसरी ओर एक वर्ड आता है अभिसारी। अभिसारी, अभी का मतलब क्या होगा? ये उसका जो दिमाग है बच्चे का या फिर बिंदु, तो एक पॉइंट पर आकर रुक जाता है, मतलब एक जगह पर केंद्रित रहता है, उसे हम क्या कहेंगे? अभिसारी। अपसारी मतलब फैलना, अभिसारी मतलब सिकुड़ना। तो इसमें क्या पूछा गया? अपसारी समाधानों की करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? अधिगम असक्ता वाले बच्चों की, अकेंद्रित बच्चों की, शक्तिगत बच्चों की, या सृजनात्मक बच्चों की? ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही है, सृजनात्मक बच्चों की, क्योंकि इसमें अपसारी में उसके एक सृजनात्मक कौन से होते हैं? जिन पर एक चीज के लिए बहुत सारे आइडिया होते हैं, तो एक समस्या आ गई तो वो बहुत सारे आइडिया निकाल लेंगे उससे निकलने के लिए। जबकि अभिसारी वाले बच्चे कौन से होते हैं? जो एक पॉइंट पर रुके रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार से अनुदेशन अनुकूलन करना चाहिए? कौन से बच्चों के बारे में पूछा गया है? दृश्य रूप से बाधित। दृश्य रूप से बाधित कौन से बच्चे होते हैं? जिन्हें दिखने में कठिनाई होती है। अनेक प्रकार से लिखित कार्य, विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना, जिन्हें दिखने में कठिनाई होती है। क्या उन बच्चों के लिए लिखित कार्य सही है? बिल्कुल गलत।
स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों को अधिक मात्रा में प्रयोग करना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जिन बच्चों को दिखाई देने में दिक्कत होती है उन्हें बोलने में स्पष्टता आनी चाहिए ताकि दूसरा उनकी बातों को समझ सके और वो चीज़ों को छूकर अनुभव कर सके। कई प्रकार दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना, जब दिखाई नहीं देगा तो दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करके क्या करना है, स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके। ये बात भी बिल्कुल गलत है। अध्यापक का अभिविन्यास कहाँ काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण को एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार उपयोग करना चाहिए। सहयोगात्मक नाम आ गया तो मतलब सहयोग से चलने वाला अधिगम। प्रयोग नहीं करना चाहिए, सक्रिय रूप से आगे बढ़ना आना चाहिए, सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, कभी कभी प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव क्वेश्चन कोई चूज करना है, तो इसमें भी नहीं आ गया, ये भी नहीं होगा। हतोत्साहित भी एक नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा। कभी कभी भी एक नेगेटिव आ जाता है, रेगुलर नहीं होता, ये भी नहीं होगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम एक सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है। ऑप्शन देखते हैं। एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, थर्ड ऑप्शन इसमें सही माना जाएगा, क्योंकि नहीं दिया गया है तो हमें दोहराने और स्मरण करने पर कोई फायदा नहीं होता, रटने की प्रवृत्ति आ जाती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक परिवेश को अनुकूलन नहीं हो सकता। संरचनात्मक परिवेश पूछा गया, संरचनात्मक किसी चीज को बनाना नहीं आया इसमें। अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है। अध्यापक को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। आगे है। विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीकों से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग देना जाता है। शिक्षक प्रमुख प्रकरणों संबंध विद्यार्थियों को विचारों एवं अनुभव को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान को पुनः संरचना विस्तृत करने का शिक्षण अधिगम योजना बनाते हैं। तो इसमें नेगेटिव वर्ड कौन से ऑप्शन में दिखाई दिया है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी शंका दिखाई दी है, तो इसमें हम फर्स्ट ऑप्शन को लेंगे, क्योंकि अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन को फीडबैक देंगे। नहीं, ये बात गलत मानेंगे हम, संरचनात्मक में बाकी ऑप्शन को बिल्कुल सही मानेंगे। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिक्षक को विद्यार्थी को वाक्य को पूरा करना है, निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय, आगे देखते हैं ऑप्शन, अंक लेने पर लक्ष्य। क्या शिक्षक को विद्यार्थी को हमेशा अंक लेने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, भी तुम्हें 90 में से 90 अंक लेके आने हैं, तुम्हारे 80% से तो कम मार्क्स आने ही नहीं चाहिए, या फिर अधिगम लक्ष्य उसका होना चाहिए और प्रदर्शन लक्ष्य ऑप्शन सेकंड में आएगा। प्रदर्शन लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य। एक शिक्षक को प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करके प्रोत्साहित करना चाहिए अधिगम लक्ष्य की, और असफलता से बचने के लिए लक्ष्य अंक निर्धारित। आपको कौन ऑप्शन सही लगा? तो अंक वाला तो बिल्कुल ही गलत होगा। अब असफलता से बचने के लक्ष्य या अंक लेने के लक्ष्य, ये भी बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि असफलता तो मिलती है हमें जहाँ पर हम कहीं पर ट्राई करेंगे। असफलता और गलतियाँ ये हमारे अधिगम के एक महत्वपूर्ण पहलू है। अब इन दोनों में से आपको ऑप्शन में चूज करना है। अधिगम लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, बच्चे के प्रदर्शन लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। प्रदर्शन में क्या होता है कि एक ही चीज़ को मोटिवेट करना, भी तुम्हें ये चीज़ आज करनी है, जैसे कोई कंपटीशन होता है भाई उसमें तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना है। और अधिगम लक्ष्य में क्या होता है, भाई चाहे परिणाम कुछ भी आए तुम्हें बस इस चीज़ से सीखना है। जैसे कोई स्कूल में कैंप लगे हों, बच्चों को बाहर लेके जाएं, ये जरूर नहीं कि उनमें ये भावना भरो कि आपको इस कैंप में फर्स्ट आना, आपका मॉडल फर्स्ट आना चाहिए, बल्कि ये चीज़ हम बच्चों में मोटिवेट करने के लिए ले जाना चाहिए कि आप देखोगे, सीखोगे, बच्चे कौन कौन सा मॉडल बना के लेके आए, आप कुछ ना कुछ सीखोगे वहाँ जाकर। तो इसका ऑप्शन सेकंड सही होगा। सबसे पहले अधिगम लक्ष्य आएगा हमारा प्रदर्शन लक्ष्य की बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों के अर्थ का निर्माण को बढ़ावा देती है? बच्चों में अर्थ के निर्माण को बढ़ावा देती है। इनमें से ऑप्शन चूज करने हैं हमें। एक रूप है मानकीकृत प्रशिक्षण,
अन्वेषण पर परिचर्चा, सूचनाओं का संचरण, दंडात्मक साधनों का प्रयोग। इसका सही आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन, अन्वेषण एवं परिचर्चा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके जाना आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम रणनीतियों का उदाहरण है? क्या पूछा गया? ऑप्शन है अपने लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, संगठनात्मक चार्ट एवं उदाहरणात्मक नक्शे बनाना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, हम उम्र साथी को समझाना या स्वयं से प्रश्न करना। इसका सही आंसर क्या होगा? स्वयं से प्रश्न करना, जो प्रभावी अधिगम रणनीतियों के बारे में उदाहरण बताया गया है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा खुद से प्रश्न करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें कोट दिए गए हैं, इसमें ये पूछा गया कौन कौन से ऑप्शन सही है। तो देखते हैं, दोबारा से पढ़ते हैं। कौन से प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है? लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, संगठनात्मक चार्ट और उदाहरणात्मक नक्शे बनाना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, हम उम्र साथी को समझना या स्वयं से प्रश्न करना। तो इसमें सही सारे ऑप्शन मेरे को बिल्कुल करेक्ट लगे, क्योंकि हम जब तक लक्ष्य नहीं बनाएंगे तब तक हमारा उस टारगेट को पूरा नहीं करेंगे, और लक्ष्य बना लिया तो उसके सारा कुछ संगठनात्मक चार्ट या अवधारणा नक्शे बनाना भी उसी पे नक्शे कदम पे हमें चलना होगा। उदाहरण एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, ये बिल्कुल सही, ये भी कौन सा उदाहरण इसके लिए सही पुट हो रहा है या कौन सा नहीं। हम उम्र साथी को समझना, हमारे साथ का कलीग है या दोस्त है कोई भी है उसको समझना, ये भी सही है। स्वयं से प्रश्न करना, ये बात तो बिल्कुल ही करेक्ट है। तो इसके सारे ऑप्शन ही करेक्ट लगे मेरे को, सारे ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ऑप्शन 4 इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ब्रहा अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? ब्रहा अभिप्रेरणा मतलब जो हमें बाहर से मोटिवेट करती है। देखते हैं ऑप्शन। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। लड़की का लिया गया इसमें उदाहरण कि मैं अपना गृह कार्य करती हूँ जिसमें हमें शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं, मतलब अंक प्रदान करते हैं। मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। अब आनंददायक है तो उसके अंदर की अभिप्रेरणा होगी, क्योंकि उससे अंदर से अच्छा लग रहा है वो काम करना। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं गृह कार्य करती हूँ, तो उसके सीखने की जिज्ञासा खुद की अपनी है। गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ, ये भी उसकी खुद के अंदर की है। तो ब्रहा की कौन सी हो गई? जब शिक्षक उसे अंक देता है तो कौन सी अभिप्रेरणा होगी? बाहर से। जब तक शिक्षक अगर उसे अंक देना बंद कर देगा तो वो गृह कार्य करना बंद कर दे, भी कौन सा सर अंक दे रहे हैं, छोड़ो ना। तो इसे क्या कहेंगे? ब्रहा का। जबकि अपनी खुद की आंतरिक अभिप्रेरणा होती है वो स्थिर होती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक प्राथमिक कक्षा का ऑप्शन है उदाहरण तथा गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। नहीं आ गया तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत होगा। केवल उदाहरण देने चाहिए, केवल भी कहीं ना कहीं शंका वाला ऑप्शन है, ये भी नहीं होगा। केवल उदाहरण गैर उदाहरण देने चाहिए, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, ये बिल्कुल पॉजिटिव वे में ये इसका सही आंसर होगा। फ्रेंड्स, आज हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन किए सीटेट एग्जाम के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। थैंक यू।